फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। दोस्तों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो क्लिप हमारा लेंस के रेखीय आवर्धन से संबंधित था, जिसमें हमने लेंस का रेखीय आवर्धन कहते किसको है, इसको हमने देखा। लेंस के रेखीय आवर्धन के फॉर्मूलों को देखा, जिसमें हमने देखा कि लेंस का रेखीय आवर्धन m इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, और इसी लेंस की आवर्धन क्षमता m इक्वल टू लेंस से प्रतिबिंब की दूरी भी बटा लेंस से वस्तु की दूरी u को देखा। यानी m इक्वल टू हमने पिछले के वीडियो क्लिप में देखा I/O, और इसी को हमने देखा V/U। इसको हमने देखा। यहां पर हम I/O और V/U में I, O, V और U के चिन्ह को हटा दिया है, या कह लें कि I पॉजिटिव है कि निगेटिव है, या O पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इन सब तथ्यों को हमने हटा करके केवल फार्मूले के रूप में लिखा है कि M इक्वल टू I/O इक्वल टू V/U। यहाँ पर एक तथ्य को हमने मिस किया था, वो ये है कि कब लेंस का रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा और कब लेंस का रेखीय आवर्धन निगेटिव होगा। तो यहाँ पर जैसे हम एक लेंस को बनाते हैं इस तरह से, और इस लेंस के सामने एक वस्तु इस तरह से रखते हैं, इसका प्रतिबिंब अगर हम इस तरह से देखें, ये O डैश वस्तु है और ये I डैश प्रतिबिंब है। तो ऐसी स्थिति में हम अगर चिन्ह सहित देखें तो O डैश की लंबाई, जिसको हम केवल O लिखते हैं, ये हमारा हो जाता है पॉजिटिव, और I डैश प्रतिबिंब की लंबाई I होता है, जिसको हम लिखते हैं निगेटिव। क्यों? क्योंकि यह मुख्य अक्ष के नीचे है, तो चिन्ह परिपाटी के हिसाब से मुख्य अक्ष के नीचे की ऊंचाई या लंबाई को हम निगेटिव लिखते हैं, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ऊंचाई को हम पॉजिटिव लिखते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो I का मान क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, और O का मान हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर दिखाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में m का मान जो होगा वो हो जाएगा निगेटिव के रूप में I/O, और यहाँ से निकल गया m क्या हो गया? निगेटिव हो गया। तो क्या निष्कर्ष निकल के आया कि जो रेखीय आवर्धन यदि निगेटिव होता है तो इसका आशय यह है कि प्रतिबिंब उल्टा बना हुआ है, और यदि m रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होता है तो प्रतिबिंब सीधा बना हुआ होता है। यानी कह लें कि I और O दोनों पॉजिटिव होगा, यानी दोनों मुख्य अक्ष के ऊपर होगा, या वस्तु और प्रतिबिंब दोनों सीधे होंगे। तो ऐसी स्थिति में m का मान पॉजिटिव आएगा। यदि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो m का मान निगेटिव आएगा। यानी यदि क्या लिखेंगे? यदि प्रतिबिंब उल्टा बने, उल्टा हो, तो रेखीय आवर्धन m क्या होगा? निगेटिव होगा। और यदि प्रतिबिंब सीधा बने, सीधा हो, तो m का मान क्या हो गया? पॉजिटिव होगा। एक तो ये हो गया। दूसरी स्थिति है कि इसी फार्मूले में m इक्वल टू V/U भी है, यानी m इक्वल टू V/U भी हम देख रहे हैं। तो अगर इसी चित्र को हम देखें तो ये दूरी जो होती है वो प्रतिबिंब की दूरी है, जिसको हम V से लिखते हैं, और ये दूरी जो होती है वो वस्तु की दूरी होती है, जिसको U से लिखते हैं। तो वस्तु हमेशा लेंस के बाईं तरफ होता है, या कह लें वस्तु हमेशा लेंस के सामने होता है। ऐसी स्थिति में U का मान जो होता है हमेशा निगेटिव होता है। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, या कह लें कि प्रतिबिंब लेंस के पीछे बनता है, तो V का मान क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है।
और अगर v का मान पॉजिटिव है तो दोनों को मिलाकर के m का मान क्या हो जाता है, v का मान पॉजिटिव और u का मान निगेटिव, तो कुल मिला के आ जाता है निगेटिव। यानी यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा होता है तो मैग्नीफाइंग पावर रेखीय आवर्धन क्या होता है, निगेटिव होता है। और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है और आभासी बनेगा तो लेंस के सामने बनेगा, और लेंस के सामने बनेगा तो v का मान भी निगेटिव होगा, u का मान भी निगेटिव होगा। तो यहां से क्या लिखेंगे कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक हो तो v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब v पॉजिटिव हो जाएगा तो m क्या हो जाएगा, v पॉजिटिव है और u क्या है, निगेटिव है, u निगेटिव है, तो ऐसी स्थिति में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। यानी अगर प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो v पॉजिटिव है, u हमेशा निगेटिव होता है, तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, यह निगेटिव होता है। आगे यदि प्रतिबिंब आभासी हो, प्रतिबिंब आभासी तो u भी निगेटिव होगा और v भी निगेटिव होगा, और दोनों जब निगेटिव हो गए m v बाई u होता है तो v निगेटिव हो गया और u भी निगेटिव हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, ये हम यहाँ पर निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि यदि प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो यम क्या होता है, निगेटिव होता है, और यदि प्रतिबिंब सीधा बनता है तो यम क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो यम क्या हो जाता है, यम निगेटिव होता है, और यदि प्रतिबिंब आभासी बनता है तो यम क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। तो इस निष्कर्ष को आप देखते रहेंगे कि किस हिसाब से वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बने तो रेखीय आवर्धन निगेटिव होगा, प्रतिबिंब सीधा बने तो रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब वास्तविक बने तो रेखीय आवर्धन निगेटिव होगा, और प्रतिबिंब आभासी बने तो रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा। तो इस निष्कर्ष को हम ध्यान में रखेंगे कि कब रेखीय आवर्धन निगेटिव होगा, कब रेखीय आवर्धन पॉजिटिव होगा, या प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो रेखीय आवर्धन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो रेखीय आवर्धन किस तरह का होगा, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि प्रतिबिंब वास्तविक बने तो रेखीय आवर्धन निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, और यदि प्रतिबिंब आभासी बने तो रेखीय आवर्धन किस प्रकार का होगा। तो इन सब तथ्यों को हम ध्यान में रखेंगे। आज हमारा एक अलग टॉपिक है जिसको हम कह रहे हैं लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम आइए देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं लेंस की क्षमता क्या होती है, पावर ऑफ लेंस। तो लेंस ही की नहीं, किसी भी वस्तु अथवा मशीन की क्षमता जो होती है उसका संबंध उसके कार्य से होता है। जैसे यदि कहा जाए व्यक्ति जितने ही कम समय में कार्य कर लेता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। मशीन जितने ही कम समय में अधिक कार्य कर लेता है उस मशीन की क्षमता अधिक होती है। तो कुल मिलाकर के वस्तु हो, व्यक्ति हो, मशीन हो, उसकी क्षमता का संबंध उसके कार्य से होता है। यानी क्षमता का सीधा सा संबंध किससे होता है, उसके कार्य से होता है। अब लेंस का जो कार्य होगा, अगर वो कार्य लेंस अच्छी तरह से करेगा तो कहा जाएगा कि उसकी क्षमता अधिक है। कार्य करने का सामर्थ्य कम होगा तो हम कहेंगे कि उसकी क्षमता कम होती है। और वस्तुतः लेंस का जो कार्य होता है वो ये होता है कि वह अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को कितना अपवर्तित कर देता है या कह ले कितना मोड़ देता है। तो जैसे ये हमारे पास एक लेंस है, इस पर प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। इस तरह से ये प्रकाश की किरण है, आपतित हो रही है। अब इस पर आपतन के पश्चात लेंस क्या करता है, इसको अपवर्तित कर देता है, या सीधी भाषा में कहे तो इसको मोड़ देता है। तो मोड़ करके ये कहां से ले जाता है, फोकस ले जाता है। ये फोकस हो गया और ये आपतित प्रकाश की किरण हो गई, ये अपवर्तित प्रकाश की किरण हो गई। तो लेंस क्या किया, अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ दिया।
अब अगर लेंस का काम आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ना है तो जो लेंस जितना अधिक प्रकाश की किरण को मोड़ेगा उसकी क्षमता उतनी ही अधिक मानी जाएगी। अब एक और लेंस हम बनाते हैं, ये इस तरह का लेंस है और इसका मुख्य अक्ष ये है, इसकी फोकस ये है और यहां पर प्रकाश की किरण इस तरह से चल रही है और मोड़ करके ये फोकस से होकर के जा रहा है। तो अब इन दोनों ही लेंसों में हम देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण मुड़ करके फोकस से होकर के जा रही है और ये भी प्रकाश की किरण मुड़ करके फोकस से होकर के जा रही है, लेकिन ये लेंस प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ रहा है अपेक्षाकृत इसके। क्यों अधिक मोड़ रहा है? क्योंकि इसकी फोकस दूरी छोटी है, यानी फोकस दूरी अगर छोटी है तो प्रकाश अधिक मुड़ता है, अधिक मुड़ता है और यहां पर फोकस दूरी अधिक है। फोकस दूरी क्या है? अधिक है, तो प्रकाश जो है कम मुड़ता है। तो इन दोनों ही फिगर से हमको निष्कर्ष मिला कि यदि लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है तो प्रकाश कम मुड़ता है, या कह लें कि लेंस प्रकाश को कम मोड़ता है। लेकिन यदि लेंस की फोकस दूरी कम होती है तो लेंस प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ लेता है। तो जो लेंस प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक होती है, यानी यहाँ पर फोकस दूरी कम है, लेंस प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ता है तो इसकी कार्य क्षमता अधिक होती है। क्षमता क्या होती है? अधिक होती है। तो क्या हो गया? फोकस दूरी कम, प्रकाश अधिक मुड़ा, यानी इसकी क्षमता अधिक हो गई। तो इन दोनों निष्कर्ष को लेकर के देखें तो कहेंगे कि यदि फोकस दूरी कम होती है तो क्षमता अधिक होती है। यहाँ पर क्या? प्रकाश कम मुड़ता है और प्रकाश जब कम मुड़ता है इसका मतलब लेंस काम कम करता है और लेंस काम कम करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी क्षमता कम हो गई, क्षमता कम हो गई। तो एक निष्कर्ष ये मिला और दूसरा निष्कर्ष ये मिला। दोनों निष्कर्ष से हम पहुंचते हैं कि यदि फोकस दूरी अधिक होती है तो क्षमता कम होती है, यदि फोकस दूरी कम होती है तो क्षमता अधिक होती है। तो कुल मिलाकर के हम इस निष्कर्ष पहुंचते हैं कि जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के उल्टे होती है। जो क्षमता होती है वो फोकस दूरी के उल्टे होती है और क्षमता को हमेशा हम P से लिखते हैं, चाहे किसी मशीन की क्षमता हो या किसी व्यक्ति की क्षमता हो, उसको हम किससे लिखते हैं? P से लिखते हैं। तो P जो होगा वो F के साथ उल्टा संबंध बनाएगा, यानी P व्युत्क्रमानुपाती F हो गया। अब यहीं से लेंस की क्षमता के लिए हम एक फार्मूला निकाल के ले आते हैं, यानी P अनुक्रमानुपाती चिन्ह को बराबर लिखते हैं और यहाँ पर एक कांस्टेंट लिखते हैं C और इसको लिखते हैं गुणे F करके, और C का मान हम 1 तब लिखते हैं जब फोकस दूरी मीटर में होती है। तो क्या हो गया? यहाँ C क्या हो गया? C नियत हो गया या कह लें नियतांक होगा और इसका मान 1 होगा यदि फोकस दूरी मीटर में हो। फोकस दूरी किस में हो? मीटर में। तो क्या हो गया? यदि फोकस दूरी मीटर में है और C का मान 1 हो गया तो P इक्वल टू क्या हो गया? C का मान 1 इंटू 1/F, और ये किस में लिखेंगे? मीटर में लिखेंगे। तो क्या हो गया? अंत में हम निकाल के लेके आए P इक्वल टू 1/F और F किस में? मीटर में। इस तरह से हम एक फॉर्मूला निकाल के आते हैं कि जो लेंस की क्षमता होती है वो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, जबकि फोकस दूरी को मीटर में लिखा जाता है। तो यहाँ से हम इस फार्मूले को कहाँ से पाए हैं? यहाँ से पाए हैं कि फोकस दूरी अधिक होती है तो प्रकाश कम मुड़ता है, प्रकाश कम मुड़ता है तो क्षमता कम होता है। दूसरा, फिर वो इसी तरह से फोकस दूरी कम होती है तो प्रकाश अधिक मुड़ता है, प्रकाश अधिक मुड़ता है तो क्षमता अधिक होता है। यानी फोकस दूरी के अधिक होने पर क्षमता कम होता है, फोकस दूरी के कम होने पर क्षमता अधिक होता है। यानी P जो क्षमता है वो उल्टा संबंध रखता है F के साथ, या कह लें
कि P अनुक्रमानुपाती क्या होता है 1/f की, और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, आप जानते हैं इसको। तो P बराबर लिखते हैं C इंटू 1/f, और C एक नियतांक होगा और इसका मान 1 होगा तब जब फोकस दूरी मीटर में होगी। तो हम फार्मूला बना लेते हैं कि P इक्वल टू 1 इंटू 1/f, और f क्या होगा 1 कब होगा जब फोकस दूरी मीटर में होगी। तो क्या हो गया P इक्वल टू 1 इंटू 1/f, और f क्या है मीटर में। तो अब यहीं से हल करके निकाल के लेके आते हैं कि P बराबर 1/f जब f किस में हो मीटर में। तो यही वाला हमारा फार्मूला होता है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है तब जब लेंस की फोकस दूरी को हम मीटर में व्यक्त करते हैं। तो एक तो परिभाषा यहां से बन के आती है कि किसी भी लेंस की क्षमता उसके द्वारा आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ देने की क्षमता होती है, एक परिभाषा। और दूसरी परिभाषा यहां से निकल के आती है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है कब जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में व्यक्त की जाती है। तो दो परिभाषा बन के आती है, इसको हम लिखते हैं। लेंस की क्षमता की पहली परिभाषा कि किसी लेंस की क्षमता उस पर आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ देने और इसको लिख सकते हैं अपवर्तित कर देने, अपवर्तित करने की मात्रा, अपवर्तित करने की मात्रा से संबंधित होती है, से संबंधित होती है। जो लेंस आपतित प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक होती है। इसके विपरीत जो लेंस आपतित प्रकाश की किरण को कम मोड़ती है उसकी क्षमता कम होती है। एक तो ये हो गया क्षमता के विषय में कि किसी लेंस की क्षमता उस पर आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ देने, अपवर्तित करने की मात्रा से संबंधित होती है। जो लेंस आपतित प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ता है उसकी क्षमता अधिक होती है। इसके विपरीत जो लेंस आपतित प्रकाश की किरण को कम मोड़ता है उसकी क्षमता कम होती है। इसी को हम लिखते हैं किसी लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता किसी लेंस की क्षमता उसके फोकस दूरी के व्युत्क्रम
के बराबर होता है यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में। लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, लेंस की क्षमता को P से लिखते हैं, अतः P बराबर 1/f, जहां f किसमें है, मीटर में, f किसमें है, मीटर में। तो ये हमारा लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है और ये परिभाषा है कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है तब जब लेंस की फोकस दूरी मीटर में व्यक्त की जाती है। ये फॉर्मूला हो गया। अब आगे आता है लेंस की क्षमता का मात्रक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक यहां से हम लिख सकते हैं मीटर इनवर्स 1/f, और f किसमें होता है, मीटर में होता है। तो एक तो इसकी क्षमता मीटर इनवर्स हो गई और दूसरी क्षमता क्या होती है, डायोप्टर होती है। क्या हो गया कि लेंस की क्षमता का मात्रक मीटर इनवर्स होता है। इसे डायोप्टर भी कहते हैं, डायोप्टर कैपिटल डी भी कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का मात्रक क्या हो गया, मीटर इनवर्स या फिर डायोप्टर। तो ये हमारा परिभाषा हो गया लेंस की क्षमता का। तो आप समझ गए कि लेंस की क्षमता किसी लेंस के द्वारा उस पर आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ देने की क्षमता होती है या अपवर्तित कर देने की क्षमता होती है। जो लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ देता है उसकी क्षमता उतनी अधिक होती है, और जो लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को कम मोड़ती है उसकी क्षमता कम होती है। और आप ये भी जानते हैं कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है वो आपतित प्रकाश की किरण को अधिक मोड़ देता है, यानी जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है, और इसके विपरीत जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसकी क्षमता कम होती है। ये आपके सामने हो गया कि जिस लेंस की फोकस दूरी कम होती है उसकी क्षमता अधिक होती है, इसके विपरीत जिस लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है उसकी क्षमता कम होती है। और लेंस की क्षमता की परिभाषा को एक और तरह से लिखे हम कि किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है तब जब लेंस की फोकस दूरी को मीटर में व्यक्त किया जाता है। और इसके मात्रक को हमने देखा, या तो मीटर इनवर्स कह सकते हैं या तो फिर डायोप्टर कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें, जैसे उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम धनात्मक लिखते हैं, तो चूंकि लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो अगर लेंस की फोकस दूरी धनात्मक है तो उसकी क्षमता भी धनात्मक होगी। तो उत्तल लेंस के लिए f क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जब यह पॉजिटिव होता है तो इंप्लाई दैट 1/f भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और 1/f क्या होता है, p होता है, तो p भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी पॉजिटिव है तो क्षमता भी क्या है, पॉजिटिव है। इसके विपरीत अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए f क्या होता है, निगेटिव होता है। जब f निगेटिव होता है तो 1/f भी क्या होगा, निगेटिव होगा, और 1/f क्या होता है, p होता है, तो p भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। कुल मिलाकर के उत्तल लेंस के लिए पावर लेंस की क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस के लिए पावर लेंस की क्षमता निगेटिव होती है। ये हो गया। अब हमारा सवाल बन के आता है कि एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या कीजिए। एक लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं P = 1/f, कब, जब f किस में हो, मीटर में, और यहां पर f किस में है, सेंटीमीटर में है। तो आप लिख लीजिए, फॉर्मूला रखिए, P = 1/25, ये सेंटीमीटर, और इसको हमको बदलना है मीटर में। क्या हो गया,
25/100, 25 में अगर 100 से डिवाइड कर देते हैं तो वो मीटर बन जाता है। तो ये हमारा हो गया P इक्वल टू, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 बटे क्या हो जाएगा 25, और आंसर बन के आएगा 4। चूंकि लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है तो क्या हो जाएगा 4D। ये हमारा इस तरह से आंसर बन के आया 4D। तो यदि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर है तो ऊपर क्या हो गया 100 से मल्टीप्लाई हो गया। तो सीधी सी बात है कि यदि लेंस की फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f कर दीजिए, और मीटर में दिया है तो 1/f कर दीजिए। देखिए ये P इक्वल टू क्या हो गया 100/25, क्यों, क्योंकि 25 किस में दिया था सेंटीमीटर में दिया था, तो 100/25 हो गया। और यही अगर मीटर में दिया होता कि एक लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, एक लेंस की फोकस दूरी कितनी है 2 मीटर है, तो इसकी क्षमता P इक्वल टू हो जाता सीधे 1/2। चूंकि फोकस दूरी मीटर में है तो 2 ही बना रहेगा, क्या हो जाता है 1/2 का मतलब 0.5 डायोप्टर। तो यदि फोकस दूरी को मीटर में दिया है तो डायरेक्ट 1/f कर दीजिए, और यदि फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f कर दीजिए। कैसे, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f इक्वल टू कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, ये किस में है सेंटीमीटर में, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 1/f ना करके आप सीधे 100/f कर दीजिए। 100 ये हो गया, f कितना है 20 है, तो 100/20 क्या हो गया 5D। तो अगर फोकस दूरी को सेंटीमीटर में दिया है तो 100/f करके पावर निकालेंगे, और यदि फोकस दूरी को मीटर में दिया गया है तो 1/f करके पावर निकालेंगे। तो इस तरह से आप लेंस की क्षमता पर जो भी अंक की क्वेश्चन होंगे उसको आप करेंगे। आगे हम अगर एक से अधिक लेंस एक दूसरे के संपर्क में हैं तो उनकी क्षमता क्या होगी इसको हम देखेंगे। तो संपर्क में रखे हुए दो लेंसों के लिए आप फार्मूला जानते हैं, क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां f1 है और f2 है, और एक दूसरे के संपर्क में रखी है, तो कंबाइंड फोकस दूरी के फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि दो लेंस है जिनकी पावर P1 एवं P2 है तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 1/f1 को लिखेंगे P1, 1/f2 को लिखेंगे P2 और 1/f को लिखेंगे P। तो कंबाइंड पावर क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1/f1 P1 प्लस 1/f2 P2। ये दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो कंबाइंड क्षमता जो होगा दोनों लेंसों की क्षमता को डायरेक्ट आप क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जैसे दो लेंसों की फोकस दूरियां f1 और f2 है तो उनका कंबाइंड फोकस दूरी का व्युत्क्रम करके निकालते हैं आप 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, लेकिन क्षमता के संदर्भ में सीधे P1 और P2 को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, तो कंबाइंड P निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से हम दो लेंस यदि संपर्क में हैं उनके पावर दिए गए हैं तो उनका कंबाइंड पावर निकाल सकते हैं, लेकिन पावर को चिन्ह सहित लिखेंगे। जैसे एक सवाल बन के आता है कि एक लेंस की क्षमता 10D है और दूसरे लेंस की क्षमता -4D है। एक लेंस की क्षमता P1 इक्वल टू 10D है और दूसरे लेंस की क्षमता P2 इक्वल टू -4D है। तो आप कंबाइंड क्षमता दोनों लेंस को संपर्क में रख दिया जाए तो कंबाइंड क्षमता P इक्वल टू लिखते हैं P1 प्लस P2, और चिन्ह सहित आप P1 P2 को रख दीजिए। तो P इक्वल टू क्या हो गया P1 10D प्लस P2 प्लस यहाँ रहेगा और इसको चिन्ह सहित रख दीजिए -4D। तो क्या बन के आएगा P इक्वल टू 10D -4D इक्वल टू क्या हो गया 6D। ये कंबाइंड लेंस की क्षमता हो गई। तो इस तरह से आप अगर कोई लेंस है उसकी फोकस दूरी दी गई है तो उसकी फोकस दूरी के आधार पर उसकी क्षमता को निकाल सकते हैं, और दो लेंस हैं जिनकी फोकस दूरियां दी गई है तो उनका कंबाइंड फोकस दूरी जिस तरह से निकालते हैं तो उनका अलग अलग क्षमता निकाल करके डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो कंबाइंड क्षमता निकल के आता है। तो इस तरह से आप आंकिक सवाल को करेंगे। तो आज हमारा रहा ये लेंस की क्षमता, जिसके संदर्भ में हमने देखा कि
लेंस की क्षमता का संबंध किससे होता है? लेंस के द्वारा किए गए कार्य से होता है। चूंकि लेंस का कार्य होता है अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ना, तो जो लेंस आपतित प्रकाश की किरण को जितना अधिक मोड़ देता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है, और जो लेंस अपने ऊपर आपतित प्रकाश की किरण को कम मोड़ पाता है उसकी क्षमता कम होती है। और लेंस पर आपतित प्रकाश की किरण को मोड़ना उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम से संबंधित होता है। यानी फोकस दूरी कम होती है तो वो ज्यादा मोड़ देता है, यानी उसकी क्षमता ज्यादा होती है, और फोकस दूरी अधिक होती है तो वो कम मोड़ पाता है, यानी उसकी क्षमता कम हो जाती है। यानी लेंस की फोकस दूरी और उसके क्षमता में उल्टा संबंध होता है। और अंत में हमने ये देख लिया कि लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम ही उसका क्षमता होता है, लेकिन लेंस की फोकस दूरी को हम मीटर में रखते हैं। आगे हमने देखा कि दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो उनका कंबाइंड क्षमता हम डायरेक्ट दोनों लेंसों की क्षमता को जोड़ करके निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने आज लेंस की क्षमता संबंधित तथ्यों को देखा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो क्लिप आपको पसंद आया होगा, और यदि इसमें किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह के वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपके फिजिक्स की मुकम्मल तैयारी होती रहे। तो आज बस इतना ही। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।